नमस्कार दोस्तों। मैं हूं जितेंद्र धनखड़ और आज हम लोग लेके आए हैं एक नई बुक जिसका नाम है जीत आपकी। इसको इंग्लिश वर्जन यू कैन विन है, जिसको श्री शिव खेड़ा जी ने लिखा है। और शिव खेड़ा जी बड़े अच्छे राइटर हैं, बड़े अच्छे ऑथर हैं। और उनका पहला ही कैप्शन है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। ये बुक इतनी अच्छी है और ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक्स हैं। आप देखेंगे तो इसमें 32 लाख से ज्यादा कॉपीज आज तक इसकी बिक चुकी हैं, 16 अलग अलग भाषाओं में। ये बुक ऐसी है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। कोई भी व्यक्ति जो दिल से इस बुक को पढ़ता है वो कुछ ना कुछ इससे लेके जाता है। हम शुरू करते हैं। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि इसमें से एक भी चीज मिस ना हो, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। आप चलते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, ऑफिस जाते हुए, गाड़ी में बैठ के अपने कान में हेडफोन लगा के इस बुक को सुन सकते हैं और बड़ी अच्छी लर्निंग ले सकते हैं। ये मेरा वादा है आपसे। जीत आपकी। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। कामयाबी की ओर लेके जाने वाली सीढ़ी, श्री शिव खेड़ा जी के शब्द हैं। ये कहते हैं कि ये बुक, ये किताब मेरी माँ को समर्पित है, जिनका मैं उस मजबूत बुनियाद बनाने के लिए सदा एहसानमंद रहूंगा जिसके आधार पर ये किताब लिखी गई है। शिव खेड़ा जी अमेरिका में क्वालिफाइड लर्निंग सिस्टम इको यूएसए के संस्थापक हैं, एक लेखक हैं, एक शिक्षक हैं, एक व्यावसायिक सलाहकार हैं, एक प्रेरक प्रवक्ता हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और एक सफल बिजनेसमैन है। ये सारे के सारे रूप श्री शिव खेड़ा जी के हैं। ये लोगों को उनकी सच्ची क्षमता का एहसास कराने में मदद के लिए अंतर से प्रेरित करते हैं। वे अपने असरदार व्यक्तिगत पैगाम दुनिया की दूसरी ओर, अमेरिका से सिंगापुर तक लेके जा चुके हैं। उनकी 30 साल की रिसर्च, उनकी सोच समझ और उनके तजुर्बे ने लोगों को खुद पर विश्वास और खुशहाली के रास्ते पर बढ़ने में मदद की है। शिव खेड़ा जी 12 पुस्तकों के लेखक हैं, जिसमें बिक्री का अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाली बुक ये बुक है यू कैन विन, जिसकी 20 लाख से भी ज्यादा कॉपी बिक चुकी है जब ये बुक अपडेट हुई थी। और अभी की अगर देखेंगे तो और इसकी काउंटिंग बढ़ चुकी है। दूसरी बुक भी है यू कैन सेल, इनकी सबसे ज्यादा बुक है, जो कि दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों की सूची में है। शिव खेड़ा जी के जो कस्टमर्स हैं, जो जो क्लाइंट्स हैं, वो हैं जीएम, जनरल मोटर्स, आईबीएम, सबको जानते हैं जिसका नाम कंप्यूटर की कंपनी है। एचपी कंप्यूटर की कंपनी है। सिटी ग्रुप, सिटी ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है। एचएसबीसी बैंक सबने सुना होगा। कैनन, कैनन के प्रिंटर, कंप्यूटर, कैमरा। नेस्ले, कितनी बड़ी ब्रांड है नेस्ले। और फिलिप्स, ये इन कंपनियों के ब्रांड प्रोमोटर हैं और इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं इनके। और इनको मोटिवेशन स्पीकर करते हैं इनकी कंपनी में जाके, और ऑनलाइन भी करते हैं। दुनिया भर में 17 देशों के दसियों हजार लोगों ने उनके प्रेरणादायक प्रोग्रामों से लाभ उठाया है। तकरीबन 10 लाख से भी ज्यादा आदमी इनका संदेश रोज किसी न किसी फॉर्म में सुनते हैं या पढ़ते हैं। उन्हें राउंड टेबल फाउंडेशन से मान्यता मिली तथा रोटरी इंटरनेशनल एवं लायंस इंटरनेशनल ने सम्मानित किया। ये उनका ट्रेडमार्क है। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। लेखक की ओर से हो गया, आपका आभार हो गया। नजरिए का महत्व बताते हैं तो इनका पहला जो है लेखक की ओर से, सफलता का मतलब सिर्फ असफल होना नहीं है। सफलता का मतलब सिर्फ असफल होना नहीं है, बल्कि सफलता का सही अर्थ है अपने असली मकसद को पाना। इसका मतलब है पूरा युद्ध जीतना, ना कि छोटी मोटी लड़ाइयां जीतना। एक एक पग बढ़ के, एक कदम बढ़ के जीत नहीं मिलती है। अगर लड़ाई जीतनी है तो पूरा युद्ध खत्म करना पड़ेगा, तभी आप युद्ध को जीता मानेंगे। ये एडविन सी बिल्स ने लिखा है।
आप ऐसे लोगों से मिले होंगे जो अपनी जिंदगी बेमकसद गुजार रहे हैं। ऐसे लोग किस्मत के रास्ते में जो भी पाते हैं उसे ही कबूल कर लेते हैं। आज कुछ अच्छा हुआ, ओके, बुरा हुआ, ठीक है। कुछ ही लोग होते हैं जिनको कामयाबी तुक्के से मिल जाती है, पर ज्यादातर लोग तो नाखुशी और हताशा में ही जिंदगी गुजार देते हैं। ये किताब ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिनमें कामयाबी हासिल करने के लिए ना तो पक्का इरादा है, और न ही वे इसके लिए वक्त निकालते हैं, और ना ही कामयाब होने की कोशिश करते। यह किताब आपके लिए है। सीधी सी बात है, आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि आप अपनी जिंदगी को और भी बेहतर और खुशहाल बनाना चाहते हैं। देखिए क्या बात कही है। आपकी कामयाबी के रास्ते में यह किताब मददगार साबित हो सकती है। यह किताब किस किस्म की है, किस काइंड की है, व्हाट काइंड ऑफ बुक इज दिस, ये भी लिखा हुआ है। एक नजरिए से देखा जाए तो यह निर्माण पुस्तिका है, कंस्ट्रक्शन मैनुअल है। यह कामयाबी के लिए जरूरी औजारों के बारे में बताती है और एक खुशहाल और भरपूर जिंदगी का नक्शा तैयार करती है। दूसरे नजरिए से देखें तो यह लजीज खाना बनाने की रेसिपी है। देखिए मुंह में पानी आ रहा है। ऐसी किताब है ये जो लजीज खाना बनाने की रेसिपी बनाती है। जिस तरह खाना बनाते समय उसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज को सही मात्रा में मिलाया जाए तो ही खाना बढ़िया बनता है, उसी तरह इस किताब में उन असूलों की बात की गई है जिनका सही मात्रा में इस्तेमाल आपको कामयाबी की हर ऊंचाई तक, हर बुलंदी तक पहुंचा सकता है। लेकिन सबसे बढ़कर यह एक गाइड बुक है जो हर कदम पर कामयाबी का सपना देखकर और लेकर उन सपनों को सच करने के रास्ते बताती है। इस किताब को कैसे पढ़ना चाहिए वो भी बताया गया है। यह किताब आपको नए लक्ष्य बनाने, नए उद्देश्य को समझ पैदा करने और आपके खुद के बारे में और आपके भविष्य के बारे में नए विचार पैदा करेगी। जैसा कि किताब के नाम से ही जाहिर है, यह आपको अपनी पूरी जिंदगी कामयाब बनाने में मदद करेगी। लेकिन आप इस किताब की खास बातों का फायदा एक सरसरी नजर पढ़ने में या पूरी किताब को एक बारी में गटक लेने से नहीं उठा सकते हैं। इसके लिए तो आपको एक बार में सिर्फ एक ही अध्याय पढ़ना है और बहुत धीरे धीरे और समझते हुए पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, तभी एक अध्याय की सारी बातें अच्छी तरह से समझ लेंगे और अगले अध्याय को पढ़ने में जल्दबाजी ना करें। आप इसे एक वर्कबुक की तरह इस्तेमाल करें। आपने क्या समझा, क्या सोचा, इस बुक ने आपको क्या समझा रहे हैं ये बुक, उसको आप लिखते जाएं। एक डायरी ले लें, एक पेन ले लें, उसमें नोट बना लें। कोई भी अच्छी बात आपको लगे उसमें आप अंडरलाइन करते जाएं उसको। उन वाक्यों, उन पैराग्राफ और हिस्सों पर निशान लगाएं। एक छोटी सी पेन या पेंसिल ले लें और उसको मार्क करते रहें। ये बुक पढ़ने का सही तरीका है, किस तरीके से कोई अच्छी चीज मिस ना कर दे, और जैसे ही कोई चीज आए उसको हाईलाइट कर लीजिए। आप दोबारा से उसको पढ़ेंगे तो आपको याद आएगी तुरंत, और अच्छी अच्छी चीजें आप उससे उठा सकते हैं। हर अध्याय को पढ़ने के बाद उसकी खास खास बातों पर अपने जीवन साथी और दोस्तों से जरूर चर्चा करें। जब भी इंसान कुछ सीखता है तो उसकी चर्चा कहीं ना कहीं करता है। आप भी अपने दोस्तों से, अपने आसपास के लोगों से कुछ ना कुछ बात बताते हैं। ऐसे कहते हैं, जैसा आप अंदर डालेंगे वैसा आप बाहर निकालेंगे, ये कहा जाता है। जैसा आपके दिमाग में जाएगा, अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छी फिल्म देखेंगे, अच्छी मूवी देखेंगे तो आपको वही चीज दिखाई देगी। बेकार चीज देखेंगे तो वही चीज आप बाहर निकालोगे। आज आप कोई बेकार मूवी देख के आ गए तो आप चार लोगों से उसी मूवी की बात करेंगे। आज आपने कोई अच्छी चीज देखी, अच्छी चीज पढ़ी, अच्छी चीज सुनी तो आप चार लोगों से उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों से उसकी चर्चा करें, खासकर वैसा कोई दोस्त या रिश्तेदार जो आपकी खूबियों और खामियों को अच्छी तरह से जानता हो। उनकी निष्पक्ष राय आपके लिए मददगार साबित होगी। एक कार्य की योजना की शुरुआत कीजिए। इस किताब का मकसद यह भी है कि आपको आने वाली जिंदगी के लिए एक कार्य योजना, एक एक्शन प्लान तैयार करने में मदद करेगी। अगर आपने अब तक कोई कार्य नहीं बनाया है तो यह किताब आपको तीन चीजें बताएगी। नंबर वन, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। नंबर वन, क्या आप हासिल करना चाहते हैं।
किस तरह से उसको हासिल करना चाहते हैं और कब तक हासिल करने की योजना है, एक डेडलाइन भी बनानी है। तो ये देखिए कितना अच्छा काम है। क्या हासिल करना चाहते हैं एक पेपर पे लिख लीजिए, किस तरह से उसको हासिल करना है, क्योंकि प्रोसेस भी आपको ही डालना पड़ेगा। कब तक हासिल करने की योजना है, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 साल में, 2 साल में, या जिंदगी में भी नहीं, ये आप लिखना है आपको। जब तक आप टारगेट प्लान सेट नहीं करेंगे, जब तक वो चीज आप अचीव नहीं कर पाएंगे। इस किताब को पढ़ते वक्त एक नोटबुक साथ में रखें, उसमें 3 हिस्सों में बांट लें। आपके लक्ष्य, जो आपके गोल हैं, आप अपने लक्ष्य अपने कितने मुकामों से गुजर कर पाना चाहते हैं, चैप्टर वाइज बना लें उसको, सीरीज में बना लें उसको। एक एक करके जाएगा, एक एक करके आप नोट बनाएंगे तो उसको अचीव करना आसान हो जाएगा। और एक कामयाबी के साथ अपना टाइम टेबल जरूर बनाएं। जब आप इस किताब को पढ़कर खत्म करेंगे तो आपकी नोटबुक एक ऐसी मजबूत नींव तैयार कर चुकी होगी जिस पर आप अपनी जिंदगी की इमारत खड़ी कर सके। इस किताब में बताए गए नियम असूल सर्वव्यापी यूनिवर्सल हैं, जो हर हालात, हर मुल्क, हर देश, हर संगठन में अपनाए जा सकते हैं। जैसा कि प्लेटो ने कहा है, सच्चाई अमर है। इस किताब में बताए गए नियम इतने इंपॉर्टेंट है कि उनको आप अगर अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। यह पूरी किताब में मैंने सिर्फ लिखने की सुविधा के लिए पुल्लिंग शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस किताब में बताए गए असूल या रास्ते पुरुष और महिला दोनों पर एक जैसे ही लागू होते हैं। कोई भी फर्क नहीं है, आप लेडीज हैं, आप जेंटलमैन हैं, आप कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने हिसाब से इसको पढ़ें और उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ के अंदर। कामयाबी के ये असूल इस आधार पर लिखे गए हैं कि ज्यादातर लोग काबिलियत या अकल की कमी के कारण नाकामयाब नहीं होते, बल्कि इरादा और रास्ता और समर्पण और अनुशासन की कमी के कारण नाकामयाब होते हैं। आदमी के नाकामयाब होने की ये 4 ही चीजें हैं। क्यों आदमी नाकामयाब होता है? पक्का इरादा नहीं होता है, अकल की कमी होती है, काबिलियत की कमी होती है, इरादा नहीं होता है काम कुछ करने का, डेडिकेशंस नहीं होती हैं, डायरेक्शन नहीं मिलती है, कोई बताने वाला नहीं है, और डिसिप्लिन तो होता ही नहीं है। आज आपको टीवी बैठा दिया जाए टीवी के सामने, तो टीवी के सामने ही बैठे रहोगे सारा दिन, कुछ काम तो करोगे नहीं। संडे का दिन, छुट्टी का दिन ऐसे ही पूरा का पूरा खराब कर देते हैं हम लोग। कोई भी छुट्टी का दिन होता है, कुछ नहीं करते, कुछ प्रोडक्टिव चीजें नहीं करते हैं, अनप्रोडक्टिव कितना भी करा लो, टीवी देख लिया, घूम आए, खाना पीना खा लिया, दोस्तों से बात कर ली, फोन पे गप्पे मार ली, ये सब चीजें होती है, कुछ करते नहीं है। संडे को, छुट्टियों को यूटिलाइज कीजिए। आभार। हर काम की तरह इस किताब को लिखने में भी बहुत लोगों की मेहनत है। जिन जिन लोगों ने भी इस किताब को लिखने में शिव खेड़ा जी की मदद करी है, उन सबको धन्यवाद करते हैं वो। तो कहते हैं, मैं अपनी बेटियों, खास तौर पर मैं अपनी बेटियों का, अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो इस काम को पूरा करने में इनके धैर्य और मदद ने मुझे प्रेरणा दी। जो मैं अपने स्टाफ के कड़े प्रयास का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपनी मेहनत और कोशिशों से इस किताब का प्रकाशन मुमकिन बनाया। इस किताब में इस्तेमाल किए गए उदाहरण, कहानियां, घटनाएं पिछले 25 सालों के दौरान अखबारों, मैगजीनों, भाषणों, सेमिनारों में शामिल होने के अलावा कई कई जगहों से जमा किए गए हैं। बदकिस्मती से कई बार इन जानकारियों के स्रोत नोट नहीं किए जा सके हैं या मालूम नहीं हो सके हैं, इसलिए जानकारी के सही स्रोत के प्रति आभार प्रकट कर पाना संभव नहीं है। तो ये क्षमा चाहते हैं उसके लिए। इन स्रोतों की जानकारी ना होने के बावजूद मैं उन सारे लोगों को प्रति अपना आभार प्रकट करूंगा, जिन्होंने इस किताब के लिए जाने अनजाने अपना योगदान दिया है। इस किताब में इस्तेमाल की गई सामग्री और इसके लिए आभार प्रकट करने का हर संभव प्रयास किया गया है। भूल से भी किसी का आभार प्रकट करने में चूक हो गई है तो लेखक को ध्यान में लाने के अगले संस्करण, अगले एडिशन में, नेक्स्ट एडिशन में इसे ठीक कर दिया जाएगा। पुस्तक में कॉपीराइट सामग्री के इस्तेमाल की इजाजत देने के लिए भी इन सभी के आभार प्रकट करते हैं। तो साहब ने एक नोट लिखा है, द बेस्ट ऑफ बाइट्स एंड पीसेस इन कॉपीराइट, जो उनका है। तो हम पहला अध्याय से शुरू करते हैं। पहला अध्याय है नजरिए का महत्व। सकारात्मक रुख अपनाएं। सकारात्मक रुख है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। सकारात्मक एटीट्यूड कैसे रखेंगे, उसकी शुरुआत करते हैं। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे और इसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे थे।
जब उसकी बिक्री कम होने लगती तो वह हीलियम गैस से भरा हुआ एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जब भी उस गुब्बारे को देखते तो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर हो उठते हैं। वे उस गुब्बारे वाले के पास पहुंचते और गुब्बारा खरीदने की जिद करते हैं। उस आदमी की बिक्री फिर बढ़ने लग जाती। उस आदमी की बिक्री जब भी घटती वह उसे बढ़ाने के लिए गुब्बारा उड़ाने का यही तरीका अपनाता। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कोई उसकी जैकेट को खींच रहा है। उसने पलट कर देखा तो एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने पूछा, अगर आप हवा में इस काले गुब्बारे को छोड़े तो क्या यह उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया। बच्चे की ओर मुड़कर उसने जवाब दिया, बेटे, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ रहा है, बल्कि उसके अंदर जो चीज भरी है उसकी वजह से उड़ रहा है। आपने सुना होगा, ध्यान से नहीं सुना हो तो फिर से बता दूं। हीलियम भरी थी उसमें। हीलियम बहुत लाइट गैस है, बहुत हल्की गैस है। सबसे हल्की गैसों में हीलियम आती है। उसको अगर किसी गुब्बारे में डालेंगे तो वो उड़ेगा। हल्की गैस है, ऊपर उड़ जाएगा वो। हमारी जिंदगी का भी यही असूल है। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। आप बाहर से कैसे दिखते हो, काले गोरे बुरे अच्छे, कोई मैटर नहीं करता है। हमारी जिंदगी में यही असूल है। अहम चीज है हमारी अंदरूनी शख्सियत। हम अंदर से क्या महसूस करते हैं। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नजरिया बनता है वो हमको ऊपर उठाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स का कहना है कि हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नजरिया बदलकर जिंदगी को और बेहतर बना सकता है। हमारा नजरिया हमें कामयाबी दिलाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक 85% मौकों पर किसी इंसान को नौकरी या तरक्की उसके नजरिए की वजह से मिलती है, जबकि अक्लमंदी या खास तथ्यों फैक्ट्स और फिगर्स की जानकारी की वजह से केवल 15% लोगों को ही मदद मिलती है। ताज्जुब की बात यह है कि जिंदगी में कामयाबी दिलाने के लिए तथ्यों और आंकड़ों की केवल 15% की हिस्सेदारी होती है, और शिक्षा के मद की सारी रकम इन्हीं चीजों को पढ़ने में खर्च हो जाती है। हम भी क्या बोला जाता है, डेट याद करो, फैक्ट्स याद करो। वो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ज्यादा इम्पोर्टेंट है 85% लोग, जिसमें जो लोग हैं वो अपनी अक्लमंदी का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो कुछ लोग अपने तरीके से लिखते हैं, कुछ लोग रटा रटाया लिखते हैं, कुछ लोग उन्हीं चीजों को ऐड करके अलग ढंग से काम करते हैं। शिवखेड़ा जी का ये कहना है। जीत आपके नाम यह किताब कामयाबी के बाकी 85% के बारे में ही है, जो 85% हमको ऊंचा उठाने में हमारी मदद करेगा। अंग्रेजी भाषा में एटीट्यूड, नजरिया, सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज है। यह जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, यहाँ तक कि आदमी की निजी और व्यावसायिक जिंदगी पर भी। क्या कोई आदमी अच्छे नजरिए के बिना अच्छा बन सकता है या अच्छा अफसर बन सकता है? क्या कोई छात्र स्टूडेंट अच्छे नजरिए के बिना अच्छा छात्र बन सकता है? ये क्वेश्चंस है। क्या माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी अच्छे नजरिए के बगैर अपना किरदार, अपना रोल अच्छी तरह से निभा सकते हैं? हमारा क्षेत्र चाहे जो हो, कामयाबी की बुनियादी तो नजरिया ही है। आज आप कुछ सोच रहे हैं कि हमको कुछ बड़ा करना है। जब कुछ सोचेंगे तभी तो कुछ होगा ना। तो पॉजिटिव नजरिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा क्षेत्र चाहे जो भी है, कामयाबी की बुलंदी तो नजरिया ही है। क्या बात है। अगर कामयाब होने के लिए नजरिए की इतनी अहमियत है तो क्या हमें जिंदगी के बारे में अपने नजरिए की जांच परख नहीं करनी चाहिए? और क्या हमें खुद से ये सवाल नहीं करना चाहिए कि हमारा नजरिया हमारे मकसद पर कैसे असर डाल सकता है? हीरो से भरा हुआ खेत, एक कहानी है। हफीज अफ्रीका का एक किसान था। हफीज, वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था, खुश था। हाफिज खुश इसलिए था कि वो संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वो खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हफीज को हीरो के महत्व के बारे में बताया। हीरे क्या होते हैं, हीरे कैसे होते हैं, और उनसे जुड़ी हुई हर चीज के बारे में बताया। हाफिज ने कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे के जितना बड़ा हीरा हो
अगर तुम्हारे पास अंगूठे के जितना बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा का पूरा शहर खरीद सकते हो। और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी के जितना बड़ा हीरा हो, इतना मुट्ठी के जितना बड़ा हीरा हो, तो तुम अपने लिए पूरा देश ही खरीद लोगे। ये अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया, पर उस रात हफीज सो नहीं पाया। वो असंतुष्ट हो गया, इसलिए उसकी खुशी खत्म हो गई। जब हमको कोई कुछ कह रहा है तुम्हारे पास ये चीज नहीं है, तो हम टेंशन में आ जाते हैं, यार ये चीज क्यों नहीं है, तो टेंशन में आ गया बेचारा। दूसरे दिन सुबह होते ही हाफिज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल करने का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए निकल पड़ा। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, और जब वह उन्हें वहां नहीं मिले तो स्पेन पहुंचते पहुंचते वह मानसिक और शारीरिक तौर पर एक पूरी तरह से टूट गया। इतना मायूस हो गया कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। देखिए, कहाँ खुश था आदमी और कहाँ खुदकुशी हो गई है। इधर इस आदमी ने हफीज के खेत खरीदे। वह एक दिन खेतों से होकर बहने वाले नाले में ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उगते हुए सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी। वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उस पत्थर को उठा लिया और अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दोपहर में हाफिज को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हाफिज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने ये सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने कहा, क्योंकि यह हीरा है, मैं उसे देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं नहीं, ये तो महज एक पत्थर है, मैंने नाले के पास से इसको उठाया है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहां पर बहुत सारे ऐसे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्हें वहां नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांच पर रखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे ही दबे हुए हैं जो हाफिज के खेत थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हम छह चीज सीखते हैं। जब हमारा नजरिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरी हुई जमीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पैर के नीचे दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें केवल उसकी पहचान लेनी है कि कैसा है मौका। मौका बार बार नहीं मिलता है। दूसरी बात, दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है, जैसे पुरानी कहावत है, दूसरे की थाली में लड्डू ज्यादा दिखाई देते हैं। तीसरी बात, हम दूसरों के पास मौजूद चीजों को देखकर ललचाते रहते हैं, इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीजों को देखकर ललचाते रहते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी मिलती है ना। गम लेने में चला, अपने गम देने गया और गम ले आए। ये कहा गया है ना कि रोजे बख्शवाने गए थे, नमाज नमाज बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए। तो हम लोग अपनी जिंदगी से इतना दुखी हैं कि दूसरे का हल्का सा सुख देख के हम लोगों को जलन होती है कि यार ये कैसे सुखी है इंसान। कहते हैं ना, आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। तो हमको भी ये चीज पहचाननी है कि हम मौका, जो भी मौका मिले, 4 नंबर पे बोल रहे हैं कि जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है कि क्या बकवास हो रही है, ये कोई थोड़ा ही होता है। कोई आपको कुछ अच्छी चीज बताए, यार ऐसा कर ले तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, तुम ज्यादा समझदार है क्या, ऐसे करता है। तो वो नहीं कर पाएगा उस चीज को। मौका जब भी आता है तो लोग उसकी अहमियत को पहचानते नहीं है। ये नंबर 5 है। जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं, हाय अपॉर्चुनिटी छूट गई, हाय मौका मिस हो गया। कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता, ये बात नोट कर लो। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर सेम मौका दोबारा नहीं आएगा। पर वह ठीक पहले जैसा मौका नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पर और सही फैसला लेना बेहद जरूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया फैसला, सही फैसला भी गलत साबित हो सकता है। डेविड और गोलियत। दूसरी कहानी, हम सभी बाइबल में बताई डेविड और गोलियत की कहानी जानते हैं। गोलियत एक राक्षस था। उसने हर आदमी के दिल में अपनी दहशत बैठा के रखी थी। एक दिन 17 साल का एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने भाइयों से मिलने के लिए आया। उसने पूछा, तुम लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो?
उसके भाई गोलियत से डरते थे। उसने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं है वह कितना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता है? इस पर डेविड ने कहा, बात यह नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसको मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत यह है कि वह इतना बड़ा है, उस पर लगाया हुआ हर निशाना अचूक नहीं रह सकता। जो भी आप उसको मारोगे वो उसको लगेगा वो इतना बड़ा है। छोटा मोटा नहीं है कि आप निशाना बनाने की कोशिश करोगे और वो ना लगे। उसके बाद जो हुआ वह सबको मालूम है। डेविड ने उस राक्षस को गुलेल से ही मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में डेविड का नजरिया अलग था। हम नाकामयाबी को कैसे देखते हैं, यह हमारे नजरिए से तय होता है। आशावादी मतलब पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग, उनके लिए नजरिया कामयाबी की सीढ़ी बन जाता है, सीढ़ी बन सकता है। दूसरे ओर निराशावादी नेगेटिव सोच के लोग जो आदमी हैं, उनके लिए रास्ते का रोड़ा बन जाता है। तो सब सोच का फर्क है। थिंक एंड ग्रो रिच, ये भी एक दूसरी बुक है, मोटिवेशनल बुक है ये भी। और कई अन्य किताबों के लेखक नेपोलियन हिल हैं। उनका कहना है, हर समस्या अपने साथ अपने बराबर का या अपने से बड़ा अवसर लेके आती है। तो हम प्रॉब्लम आते ही घबराना नहीं, हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया। कोशिश करनी है कि उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से कैसे हमको निकलना है वो देखना है। और जब प्रॉब्लम आती है तो अपने साथ अपॉर्चुनिटी लेके आती है, तो हमको कोशिश करके वो अपॉर्चुनिटी पकड़नी है। संस्थाओं के लिए नजरिए का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि कुछ लोग, कुछ संस्थाएं या दूसरे देशों के मुकाबले में अधिक कामयाब होते हैं? इसमें कोई राज नहीं छिपा है। वे कामयाब इसलिए होते हैं कि वे दूसरों के मुकाबले अधिक असरदार ढंग से सोचते हैं और काम करते हैं। वे अपनी सबसे कीमती जायदाद यानी लोगों में निवेश करते हैं। लोगों में, जो हमारा स्टाफ है उसके अंदर निवेश करते हैं। मैंने दुनिया की बड़ी बड़ी कॉरपोरेशनों के आला अफसरों, एग्जीक्यूटिव से बात की और उनसे पूछा, अगर आपके पास जादू की छड़ी हो तो आपको केवल ऐसी चीज बदलनी हो जिससे आपको तरक्की मिल जाए, साथ ही उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, आपके लाभ बढ़ जाएं, आपकी इनकम बढ़ जाए, तो आप कौन सी चीज बदलना चाहेंगे? सबका जवाब यही था। उनका कहना था कि वे अपने लोगों का नजरिया बदलना चाहेंगे। नजरिया बेहतर होने पर लोगों में टीम भावना बढ़ेगी, बर्बादी कम होगी समय की, और वे ज्यादा वफादार हो जाएंगे। कुल मिलाकर उनकी कंपनी में काम करने का बेहतर माहौल बन जाएगा। एक पुराना कहावत है ना, नजर बदलिए नजारे बदल जाएंगे, नजरिया बदलिए नजारे बदल जाएंगे। तो तजुर्बा बताता है कि किसी भी व्यापार की सबसे बड़ी पूंजी उससे जुड़े हुए लोग होते हैं। पूंजी या औजारों में लोगों की कीमत ज्यादा होती है। बदकिस्मती से सबसे ज्यादा मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज का व्यर्थ या बेकार चला जाता है। लोग आपसे, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन चुके हैं, बन सकते हैं, या सबसे बड़ा बोझ भी बन सकते हैं। आज की डेट में ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों की सैलरी करोड़ों रुपए में है और उनका कुछ काम नहीं है। कोई भी आदमी अपना 100% किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देता है, अपने जीवन में खुद ही नहीं करता है। हम अपने माइंड का ही 100% यूज नहीं करते हैं, तो कंपनी में कैसे देंगे? ये सब चीजें अगर कोई भी आदमी अपना 100% दे तो कितने ऊपर लेके जा सकते हैं कंपनी को। TQP, टोटल क्वालिटी पीपल, सारी खूबियों वाले लोग। अगला पॉइंट है, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कि कस्टमर सर्विसेज, सेलिंग स्किल्स, स्ट्रेटेजिक प्लान के बारे में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इनमें से ज्यादा कार्यक्रम काफी अच्छे होते हैं, लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इनमें से कोई भी तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि उसकी बुनियाद सही ना हो। और वह सही बुनियाद ही क्या है? ये सही बुनियाद ही है टोटल क्वालिटी पीपल। तो यह सही बुनियाद है टोटल क्वालिटी पीपल, यानी सारी खूबियों से भरे हुए लोग। यानी वे लोग जो अच्छे चरित्र वाले हैं, ईमानदार हैं, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक नजरिए वाले लोग होते हैं। इसमें शिव खेड़ा जी कहना चाहते हैं कि मुझे गलत ना समझे, आपको दूसरे सारे प्रोग्रामों की जरूरत है,
लेकिन वे तभी सफल होंगे जब आपकी नींव सही होगी, आपकी फाउंडेशन सही होगी। फाउंडेशन क्या है? टोटल क्वालिटी पीपल। उदाहरण के तौर पर कुछ ग्राहक सेवा कार्यक्रमों, कस्टमर सर्विसेज प्रोग्राम्स में हिस्सेदारी लेने वालों को प्लीज या थैंक यू कहना, मुस्कुराना, हाथ मिलाना सिखाया जाता है। लेकिन किसी आदमी में सेवा करने का जज्बा ही न हो तो वह कब तक मुस्कुरा सकता है? आप बैंक्स में जाएंगे तो क्या बोलेंगे? यस मे आई हेल्प यू। आपका जाते ही मन लग जाएगा, यार वाह क्या बात है यार। आप कहीं शॉपिंग करने के लिए गए, आप कहेंगे मे आई हेल्प यू। आप कोई चीज खरीदना चाह रहे हैं, वो आपके बारे में आपको गाइडेंस मिल जाए, ये यार ऐसा चीज है, ये अच्छा है बुरा है, आप खरीदोगे नहीं खरीदोगे? कोई चीज आजकल आप किसी दुकान पे गए, वहां पे आप सेल्स टीम से मिलो, तो वो सेल्स टीम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको अकेला छोड़ देते हैं, जहाँ ढूंढना है वहां ढूंढ, जो खरीदना है वो खरीद। तो आप क्या करोगे? नहीं खरीद पाओगे। लेकिन एक आदमी ऐसा हो, सेल्समैन, जो आपके पास आए, आपको बोलो सर आइए सर, आप बैठिए ना सर, पानी लेंगे सर, थोड़ा सा पानी पीजिए ना सर। पानी पीने के बाद 4-5 बार आपके साथ आए, बार बार बोले सर ये चीज देखो सर, ये चीज अच्छी है, वो चीज देखो सर, वो चीज अच्छी है। ऐसे ऐसे सेल्समैन ने भैया, जो बिना खरीदारी किए हुए आदमी को वापस जाने ही नहीं देते हैं, ऐसी गारंटी वाले लोग हैं। तो वो लोग किस में आएंगे? वो लोग आएंगे टोटल क्वालिटी पीपल। टोटल क्वालिटी पीपल जो हर तरीके से समझदार है, जो आपको प्लीज कहेगा, थैंक यू कहेगा, मुस्कुराएगा, प्यार से बात करेगा। लेकिन किसी भी आदमी को सेवा करने का जज्बा ना हो तो वो क्या करेगा? नौकरी पे रख लो आप उसको, बैठा रहेगा एक कोने में, मोबाइल पे गेम खेलता रहेगा, मोबाइल पे व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेलता रहेगा, आपस में ही बात करते रहेंगे लोग, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाएंगे लोग। लेकिन किसी आदमी में सेवा करने का जज्बा ही ना हो तो वो कब तक मुस्कुरा सकता है? इसके अलावा लोग नकली मुस्कान को पहचान जाते हैं। कोई नकली हंसी जब करता है ना, "हैं, सर आई ना सर", पता लग जाता है कि हाँ, ये बेवकूफ बना रहा है। अगर मुस्कान सच्ची ना हो तो उसे देखकर चिढ़ पैदा होती है। बेवकूफ बना रहा है हमारा। ये मेरा कहना है कि असलियत को दिखावे पर हावी होना चाहिए, ना कि दिखावे को असलियत पर। क्या बात कही है? असलियत को दिखावे पर हावी होना चाहिए, ना कि दिखावे को असलियत पर। बेशक ग्राहकों से पेश आने वाले लोगों को प्लीज और थैंक यू कहना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए, ये बातें महत्वपूर्ण हैं। लेकिन याद रखें, अगर मन में सेवा करने की भावना हो तो आम जिंदगी में ये बातें खुद ब खुद आसान हो जाती हैं और आसानी से शामिल हो जाती हैं। आप हमेशा हर बात पे आप प्लीज कहोगे, थैंक यू कहोगे, आप खुश रखोगे सबको। एक बार एक आदमी मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक फिलोसफर ब्लेज पास्कल से मिला। उसने कहा, अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। इस पर पास्कल ने जवाब दिया, बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। क्या बात कही है? बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। महान संगठनों, महान ऑर्गेनाइजेशन को तनख्वाह या काम करने के हालात पर पैमाने से नहीं आंका जा सकता है कि कौन सी कंपनी कितनी ज्यादा सैलरी दे रही है। उन्हें भावना, नजरिए और आपसी संबंधों के पैमाने पर आंका जाता है। जब कर्मचारी कहते हैं मैं यह काम नहीं कर सकता, तो इसके दो मायने हो सकते हैं। उनका या तो मतलब ये होता है कि उन्हें आम काम करने का तरीका ही मालूम नहीं है। दूसरा उनका मतलब हो सकता है कि उन्हें काम करने का तरीका मालूम नहीं है, या फिर उन्हें उस काम को करना ही नहीं चाहते हैं वे। अगर ये काम करने का तरीका नहीं जानते हैं तो टेक्निकल ट्रेनिंग का मुद्दा है, आप टेक्निकल ट्रेनिंग देके उनको ये काम सिखा सकते हैं। लेकिन अगर वे काम करना ही नहीं चाहते हैं तो ये नजरिए से जुड़ा हुआ मुद्दा हो सकता है, उन्हें उस काम की परवाह ही नहीं है। वो नैतिकता का मुद्दा हो सकता है, वे मानते हैं कि उन्हें वह काम करना ही नहीं चाहिए। तो देखा आपने, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अगर एक काम बोल दो, भैया ये काम करना है, तो वो उससे जुड़ी हुई ऐसी बातें बता देंगे आपको, 100 ऐसी बातें बता देंगे कि सर ये काम क्यों नहीं हो सकता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप एक काम बता दो, वो आपको 10 ऐसी बातें बता देंगे कि सर ये काम इस तरीके से हो सकता है। हमारे एक बॉस थे, उनके पास जब हम कुछ प्रॉब्लम लेके जाते थे तो वो कहते थे, भैया प्रॉब्लम भी आप लेके आए और सॉल्यूशन भी आप ही लेके आओगे, आप ही बताओ ना क्या करना है इसके अंदर। तो वो क्या करेंगे? तो जो असली बॉस होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। कोई भी आदमी, कोई भी एम्प्लॉय आपके पास अगर आपकी प्रॉब्लम लेके आया है तो उसके पास सॉल्यूशन भी है। आप किसी भी आदमी का सवाल लेके देख लीजिए, कोई आपसे पूछे सर ये प्रॉब्लम है मेरे को, आप उसी से पूछो भैया बता इसमें क्या कर सकते हैं, 4 सॉल्यूशन तो वो खुद ही दे देगा।
तो आपने भी ये चीज देखनी है और अपने अंदर वो चीज लानी है। किसी के पास जब प्रॉब्लम पहुंचाने जाते हैं तो पहले अपने अंदर उसका सॉल्यूशन भी रहना चाहिए। खाली प्रॉब्लम लेके कभी भी मत जाओ। जब भी आप कभी प्रॉब्लम लेके जाओगे आपका बॉस भी आपसे नाखुश हो जाएगा, बेवकूफ है ये, हमेशा ऐसे ही काम करता है, हमेशा इसको बहाना चाहिए होता है, काम इसको करना नहीं है, बहानों की इसके पास पूरी लिस्ट रहती है, 100 बहाने हैं इसके पास लिस्ट के। ऐसे लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी होंगे, तो उनको थोड़ा सा एटीट्यूड सुधारना पड़ेगा अपना। तो कैलोरी टावर, कैलोरी टावर क्या है की ऊंचाई, कैलोरी टावर नहीं है भाई, कैलगरी टावर है। कैलगरी टावर की ऊंचाई 190 मीटर है। उसका कुल वजन 10,884 टन है। उसमें से 6,394 349 टन का वजन, लगभग 60% का जो वजन है वो जमीन के अंदर है। इससे जाहिर होता है कि भव्य दिखने वाली इमारत की नींव मजबूत होती है। फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से किसी भव्य इमारत के टिके रहने की वजह से उसकी मजबूत नींव होनी चाहिए, उसी तरह कामयाबी के टिके रहने की मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है। कामयाबी की बुनियाद है नजरिया, एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, सब चीजें पॉजिटिव होंगी। पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा। ए होलिस्टिक अप्रोच, एक संपूर्णतावादी नजरिया। मैं संपूर्णतावादी नजरिए में यकीन रखता हूँ। हम केवल हाथ पांव कान दिल दिमाग नहीं हैं, बल्कि एक संपूर्ण इंसान है। काम करने के लिए एक पूरा आदमी जाता है और काम करके एक पूरा आदमी ही लौटता है। घर की परेशानियां, फैमिली प्रॉब्लम्स हमारे कामकाज पर और कामकाज से जुड़ी परेशानियों में वर्क प्रॉब्लम्स हमारी पारिवारिक जिंदगी पर असर डालती हैं। पारिवारिक समस्याओं की वजह से तनाव का शिकार होने पर हमारी उत्पादकता और प्रोडक्टिविटी घट जाती है। इसी तरह कामकाज से जुड़ी परेशानियां न केवल हमारे परिवार बल्कि जिंदगी के पहलू पर भी असर डालती हैं। निजी पेशे से जुड़ी हुई सामाजिक समस्याएं और एक दूसरे पर लाजमी तौर पर असर डालती हैं। आपके नजरिए को तय करने वाले कारक, ऐसे फैक्टर्स जो कि आपके एटीट्यूड को डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हम नजरिए के साथ जन्म लेते हैं या उसे बड़ा होने पर विकसित करते हैं? शिव खेड़ा जी सवाल पूछ रहे हैं, हमारा नजरिया किन किन चीजों से बनता है? अगर माहौल की वजह से जिंदगी के बारे में आपका नजरिया नकारात्मक हो गया है तो क्या आप उसे बदल सकते हैं? दरअसल हमारे नजरिए का ज्यादातर हिस्सा हमारी जिंदगी के शुरुआती सालों में ही बन जाता है, जब हम बच्चे होते हैं या बच्चे से बड़े हो रहे होते हैं। यह सच है, हम अपने मिजाज की खासियत और हमारी जो टेंडेंसीज हैं उसके साथ पैदा होते हैं। लेकिन बाद में हमारा जो नजरिया बनता है वो खास तौर से ये तीन चीजें मिलकर तय करती हैं। तीन फैक्टर हमारा नजरिया बनाने में हमारी मदद करते हैं। पहली बात है माहौल, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, पहली बात है माहौल। दूसरी बात है एक्सपीरियंस, आपको कैसे एक्सपीरियंस हुए हैं, पॉजिटिव एक्सपीरियंस हुआ है किसी से या नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है? आपने किसी से कोई चीज मांगी है, भाई मेरे को एक पेन दे देना यार, हाँ हाँ, उसने आपको पेन दे दिया और आप लेके फुर्र हो गए, तो क्या हुआ? उसके दिमाग में क्या चीज जाएगी, वो अगली बार से किसी को पेन देगा ही नहीं। एक्सपीरियंस आपको क्या हुआ है? किसी आदमी से आपने पैसे मांगे, आपने उसके पैसे टाइम पे नहीं लौटाए, आपका एक्सपीरियंस क्या होगा या उसका एक्सपीरियंस क्या होगा? वो आगे किसी आदमी को पैसे देगा ही नहीं। नजरिया एक्सपीरियंस से बनता है, माहौल से बनता है। कैसे माहौल में आप रह रहे हो? आप ऐसे माहौल में रह रहे हो जहाँ सब बेईमान है तो आप भी बेईमान हो जाओगे। आप ऐसे माहौल में रह रहे हो जहाँ सब ईमानदार हैं, जहाँ सब खुश हैं, अपना काम 100% दे रहे हो, तो आपको भी 100% देना पड़ेगा। तो माहौल बहुत जरूरी है, तजुर्बा और एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। और एजुकेशन, आपकी एजुकेशन क्या है भाई? आप कितने पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं है कि आपने कितनी डिग्री करी है ना, आपने पढ़ा लिखी मतलब जीवन में आपने क्या चीज सीखी है, वो चीज आपकी शिक्षा है। माहौल, माहौल में ये चीजें आती हैं। अच्छा घर, घर अच्छा है बुरा है, कहाँ पे किस लोकेलिटी में आप रहते हो। स्कूल, साथियों का दबाव, स्कूल में कितने प्रेशर, कितने वो था आपका, कितने पीयर प्रेशर क्या थे, साथियों में क्या क्या लोगों के साथ काम किया, स्कूल में क्या क्या चीजें सीखी, किस टाइप का स्कूल था। काम, मददगार या जरूरत से अधिक नुक्ताचीनी करने वाला सुपरवाइजर। काम, वर्क, स्पोर्टिव और ओवर क्रिटिकल सुपरवाइजर, जो हर चीज में नुक्ताकशी करे। आज आया क्यों नहीं, आज लेट क्यों हो गया, आज ये क्यों नहीं किया, आज छुट्टी क्यों मांग रहा है, कहाँ जाएगा, क्या नहीं करेगा।
मीडिया, टेलीविजन, अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, फिल्म। मीडिया, टेलीविजन सबसे गंदी चीज है। मीडिया, टेलीविजन भैया, आज की डेट में अगर आप न्यूज खोल के बैठेंगे तो सारी चोरी, बलात्कार, लूट, घटनाएं, मर्डर, ये सब देखोगे तो क्या फर्क पड़ेगा यार, क्या दिमाग में घुसेगा। जो चीज अंदर जाएगी वही चीज बाहर आएगी भैया। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अब कल्चरल प्रोग्राम कैसा था, कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, धार्मिक पृष्ठभूमि, रिलीजियस बैकग्राउंड कैसा है, भगवान को मानते हो कि नहीं मानते हो, ये सब चीजें माहौल है हमारा। परंपराएं और मान्यताएं, ट्रेडिशंस क्या है, क्या आपके बिलीव्स हैं। सामाजिक माहौल, सोशल एनवायरनमेंट आपका कैसा है, आप सोशली एक्टिव हो कि नहीं हो, आप आस पास में जो आपके लोग रहते हैं उनसे जुड़े हुए कि नहीं उड़े हो, या हमेशा ऐसे मुंह बना के रखते हो, किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना। राजनीतिक माहौल, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आपका कैसा है, सारे चोर भरे हैं या सब लोग अच्छे हैं, आपको वो चीज देखनी है। ऊपर बताए गए सारे माहौल मिलकर हमारी तहजीब बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तहजीब बनाते हैं। घर हो, संस्था हो, देश हो, हर जगह की अपनी एक तहजीब होती है। उदाहरण के तौर पर आप एक स्टोर में चले जाओ, वहां के मैनेजर से लेके सेल्स क्लर्क तक आपको विनम्र, मददगार, दोस्ताना और खुश मिजाजी से भरा हुआ पाते हैं। आप दूसरी दुकान में चले जाओ, वहां आप काम करने वाले को रूखा और बदतमीज पाते हैं। आप एक घर में जाते हैं तो वहां माँ बाप और बच्चों को तमीज वाला, मिलनसार, दूसरों का ख्याल रखने वाला पाते हैं, जबकि दूसरे घर में जाने पर हर आदमी दूसरे आदमी को कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ता हुआ पाते हैं। जिन देशों की सरकारी और राजनीतिक माहौल में ईमानदारी होती है, वहां के लोग भी आम तौर पर ईमानदार, कानून का पालन करने वाले, मददगार होते हैं। और उसका उल्टा भी उतना ही सही है। जिस तरह बेईमान और भ्रष्ट माहौल में एक ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह ईमानदारी से भरे माहौल में एक बेईमान व्यक्ति को मुश्किल होती है। अच्छे माहौल में मामूली कर्मचारी भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि बुरे माहौल में अच्छा काम करने वाला की शक्ति भी घट जाती है। तहजीब, कल्चर कभी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाती, बल्कि यह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती है। हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमने खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कैसा माहौल तैयार किया है। बुरे माहौल में लोगों से अच्छे व्यवहार की आशा नहीं करी जा सकती। जहाँ कानून का न होना ही कानून बन जाता है, वहाँ ईमानदार नागरिक भी चोर बन जाते हैं और बेईमान और उचक्के हो जाते हैं। कुछ समय निकालकर इस बात पर गौर कीजिए कि हमारा माहौल हमें किस से कैसे असर डालता है, और हम जो माहौल तैयार करते हैं वह दूसरों पर कैसे असर डालता है। तो अपने अपने माहौल के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी है। तजुर्बा, एक्सपीरियंस दूसरा बात है जो कि हमारा एटीट्यूड, हमारा नजरिया बनाने में हमारा मदद करता है। अलग अलग लोगों से मिले तजुर्बे से के मुताबिक हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। जैसे हमने पहले बताया, किसी को पैसे दे दो, वो पैसे वापस ना दे तो आपका व्यवहार हो जाएगा कि ये ऐसे ही लोग हैं, सबके सब ऐसे ही हैं लोग। कहते हैं जो चोर होता है उसको सब में चोर नजर आता है, जो अच्छा होता है उसको सब में अच्छा नजर आते हैं। कोई विश्वास करने वाला है उसको सब में अच्छा आदमी नजर आएगा, कि जैसे मैं विश्वास करता हूँ सामने वाला भी मेरे पे ऐसे ही विश्वास करेगा। और अगर मैं विश्वास नहीं तोड़ता हूँ तो दूसरे वाला भी मेरा विश्वास नहीं तोड़ेगा। ये एक आपका तजुर्बा है। अगर किसी इंसान के साथ हमने अच्छा अनुभव मिलता है तो उसके बारे में हमारा नजरिया अच्छा हो जाता है। बुरा अनुभव मिलता है तो हम सावधान हो जाते हैं, और अनुभव और घटनाएं हमारी जिंदगी के संदर्भ, हमारे रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं। हम उनसे नतीजे निकालते हैं और भविष्य के लिए मार्गदर्शन में भूमिका निभाते हैं। एक बार जो चीज आपके साथ घटित होगी वो दिमाग में सेट हो जाएगी, बैठ जाएगी। आपको पता है कि कांटा चुभने पर कितना दर्द होता है, क्योंकि आपको कांटा चुभा हुआ है। अगर जिसको पता ही नहीं है कांटा चुभता है कैसे, तो उसको पता नहीं लगेगा, वो एक एक्सपीरियंस है। शिक्षा, शिक्षा औपचारिक, फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों हो सकती हैं। आप औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके की हो सकती हैं। आजकल हम लोग सूचनाओं के सागर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन ज्ञान और समझदारी का अकाल पड़ा हुआ है। ज्ञान को योजनाबद्ध ढंग से समझदारी में बदला जा सकता है, और समझदारी हमें कामयाबी दिलाती है। शिक्षक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। उसका प्रभाव अनंत काल तक रहता है। इसके असर की लहरें अनगिनत हैं। आपकी जिंदगी में कोई अच्छा गुरु, कोई अच्छा टीचर रहा होगा जो आपको याद हो,
जिसके बारे में जैसे ही आप सोचेंगे, एक ऐसा टीचर था जो एक बार चीजों को पढ़ाता था और आपको एकदम से चीजें याद हो जाती थी। एक ऐसा टीचर होता है, आपको कितनी बार भी आप पढ़ो आपको कुछ समझ में नहीं आता है। तो शिक्षक के ऊपर भी मेन चीज है, अगर शिक्षक आपका अच्छा है तो आपको ऐसी शिक्षा मिलेगी, ऐसी शिक्षा आपकी होनी चाहिए जो न केवल हमें रोजी रोटी कमाना सिखा सके बल्कि जीने का तरीका भी समझा सके। और रोटी रोजी तो कोई भी खा लेता है भैया, जो लेबर चौक के ऊपर जो लेबर खड़ी होती है वो भी डेली की डेली 500 या 1000 रुपये लेके जाता है अपने घर पे और दाल रोटी खा के अपना गुजारा करता है, खाना तो उसको भी मिल रहा है। सकारात्मक नजरिए वाले लोगों को कैसे पहचाने, पॉजिटिव लोगों को कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में कहते हैं। जिस तरह सेहत खराब होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं होता है, उसी तरह किसी इंसान के नकारात्मक नेगेटिव न होने का मतलब यह नहीं होता है कि वह सकारात्मक है। अगर कोई आदमी नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि पॉजिटिव है। सकारात्मक नजरिए वाले लोगों की खासियत की शख्सियत में कुछ खासियतें होती हैं जिसकी वजह से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे लोग दूसरे का ख्याल रखने वाले, आत्मविश्वास से भरे हुए, धीरज वाले और विनम्र होते हैं। ये लोग खुद से और दूसरों से काफी ऊंची ऊंची उम्मीदें रखते हैं। उन्हें अच्छे नतीजे हासिल होने की आशा हमेशा रहती है। सकारात्मक नजरिए वाला आदमी हर मौसम में फलने वाले 12 मासी फल जैसा होता है और उसका हमेशा स्वागत किया जाता है। सकारात्मक नजरिए के फायदे। द बेनिफिट्स ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। सकारात्मक नजरिए के कई फायदे होते हैं, इससे आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन आसानी से दिखाई देने वाली हर चीज को उतनी ही आसानी से अनदेखा भी नहीं किया जा सकता है। तो सकारात्मक नजरिया आपके लिए फायदेमंद है, कैसे है? शख्सियत खुशनुमा हो जाती है। जो आदमी पॉजिटिव है उसको हर चीज में खुशी मिलेगी, हर चीज में खुशी ढूंढ लेगा वो। गलत भी हो गया, चल यार कोई बात नहीं, अच्छा ही हो गया। किसी का फोन चोरी हो गया, सोचेगा आया चल बढ़िया हो गया, दूसरा नया फोन तो मिला कम से कम। किसी के साथ कोई बुरा हो गया तो उसमें भी पॉजिटिव ढूंढने का, चलो भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, ऐसे समझेगा इंसान। जोश पैदा होता है। जब आदमी पॉजिटिव है तो जोश से भरा हुआ होगा, जिंदगी का आनंद बढ़ जाता है, ओए होए मजा आ जाता है। आपके अगल बगल वाले लोगों को प्रेरणा मिलती है, यार ये अच्छा आदमी है यार, इसके जैसा बनना चाहिए, हमको ऐसा होना चाहिए। आप समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सदस्य और राष्ट्र की संपत्ति बन जाते हो। आप ऐसे आदमी हो जाते हो जिससे किसी न किसी को बेनिफिट मिलेगा। संस्थाओं के लिए उत्पादकता बढ़ जाती है, टीम भावना बढ़ जाती है। उत्पादकता प्रोडक्शन आपकी बढ़ जाती है, आपकी टीम भावना बढ़ जाती है, मिलके काम करोगे सबसे, समस्याएं हल हो जाती हैं भैया। गुणवत्ता बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है, माहौल आपके मुताबिक बन जाता है, वफादारी बढ़ जाती है, लाभ ज्यादा मिलता है, मालिक कर्मचारी और ग्राहक के बीच बेहतर संबंध बन जाते हैं, तनाव कम हो जाता है। नकारात्मक नजरिए के नतीजे, ये पहले था पॉजिटिव और अब नेगेटिव पे बात करेंगे। जिंदगी की राह रुकावटों से भरी पड़ी है और अगर हमारा नजरिया नकारात्मक हो तो हमें अपने लिए सबसे बड़ी रुकावट हम खुद बन जाते हैं। नकारात्मक नजरिया वाले लोग के दोस्ती, नौकरी, शादी और संबंधों को कायम रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नकारात्मक नजरिए की वजह से संबंधों में कड़वाहट बढ़ जाती है, लोग नाराज रहते हैं, जिंदगी बेमकसद हो जाती है, सेहत खराब हो जाती है, खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव बढ़ जाता है। नकारात्मक नजरिए की वजह से घर और कामकाज की जगह का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसा आदमी समाज के लिए एक बोझ बन जाता है और ये लोग अपने नकारात्मक नजरिए को छुआछूत रोग की तरह अपने आसपास के लोगों में, अपने आने वाली पीढ़ियों तक फैला देते हैं। अपने नकारात्मक नजरिए से वाकिफ होने के बावजूद हम उसे बदलते क्यों नहीं है भैया? व्हेन वी आर बिकमिंग अवेयर ऑफ द नेगेटिव एटीट्यूड, व्हाई डोंट वी चेंज? इंसान का स्वभाव आमतौर पर बदलाव विरोधी होता है। हमें बदलाव तकलीफ देह लगता है। बदलाव का नतीजा चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, इसका असर हमें तनाव देता है। कई बार हमें अपनी बुराइयों, अपनी नेगेटिविटी के साथ जीने में भी इतना आराम महसूस करते हैं कि बेहतरी के लिए होने वाले बदलावों को भी कबूल नहीं करना चाहते हैं। हम बुरे ही बने रहना चाहते हैं। चार्ल्स डिकेंस एक ऐसे कैदी के बारे में लिखते हैं जो सालों तक एक काल कोठरी में बंद था, सजा काट रहा था। सजा काट लेने के बाद उसे आजाद कर दिया गया, उसे काल कोठरी से बाहर खुली धूप में लाया गया। उस आदमी ने अपने चारों तरफ देखा और कुछ ही देर में अपनी नई आजादी से परेशान हो गया। उसने वापस काल कोठरी में जाने की इच्छा जाहिर की। वह आजादी
और खुली दुनिया के बदलावों को कबूल करने की बजाय काल कोठरी, अंधेरे और हथकड़ियों में ही सुरक्षा और आराम महसूस कर रहा था, क्योंकि वह उन्हीं का आदी हो चुका था। इन दिनों में भी कई कैदी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। एक अनजाने संसार के साथ तालमेल कायम करने के लिए तनाव उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, इसलिए वे जानबूझकर और अपराध करते हैं ताकि उनको वापस जेल में भेज दिया जाए। वहां उनकी आजादी पर भले ही पाबंदी रहती है, लेकिन उन्हें वहां अपने बारे में कम फैसले लेने पड़ते हैं। अगर हमारा नजरिया नकारात्मक है तो हमारी जिंदगी सीमाओं में कैद हो जाती है। ऐसे नजरिए की वजह से हमको अपने काम में सीमित कामयाबी ही मिल सकेगी, हमारे दोस्तों की तादाद कम होगी और हम जिंदगी का कम आनंद उठा पाएंगे। अगले अध्याय, अगले चैप्टर में सकारात्मक नजरिया विकसित करने के तरीकों के बारे में चर्चा करूंगा। हो सकता है सकारात्मक नजरिया विकसित करने के लिए आपको थोड़ा सा तनाव झेलना पड़े, जैसे चार्ल्स डिक्सन को हुआ था जो काल कोठड़ी में थे। ऐसा हो सकता है कि अगर आप नेगेटिव हैं या नेगेटिव सोच रखते हैं तो पॉजिटिव चीजों को अपनाने में थोड़ी सी दिक्कत तो होगी भैया। कहते हैं एक पेड़ हो, अगर इस पेड़ को झुकाना है तो कैसे झुकाओगे? एक पेड़ है, अगर इस पेड़ को ऐसे झुकाना है, ये पेड़ ऐसे खड़ा हुआ है, इसको ऐसे झुकाना है, तो कैसे झुकाओगे? अगर ये पेड़ है, इसको ऐसे झुकाने में जबरदस्ती करोगे तो बीच में से टूट जाएगा भैया। इसको धीरे धीरे करके लेके आना पड़ेगा। एक रस्सा बांध दो, हल्का सा नीचे लाओ, छोड़ दो, अगले दिन फिर आओ, हल्का सा नीचे लाओ, फिर छोड़ दो, अगले दिन फिर आओ, फिर थोड़ा सा नीचे लाओ, फिर छोड़ दो, अगले दिन फिर आओ। 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर ये ऐसे लेट जाएगा कि जैसे लेटा हुआ ही था ये होता है नजरिया, ये होता है तरीका। एकदम से कोई भी चीज चेंज करोगे हमेशा दिक्कत करेगी। आप शराब पीते हो, शराब पीना एकदम से छोड़ दो, एकदम से प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में आनी शुरू हो जाएंगी, एकदम से आपको बेचैनी फील होगी, बीपी बढ़ जाएगा, दुनिया भर की चीजें हो जाएंगी, सब कुछ ऐसा खराब चीजें आप महसूस करोगे। वहीं अच्छा काम करोगे, अच्छी चीजें सीखोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो हमें हो सकता है सकारात्मक नजरिया विकसित करने के लिए थोड़ा सा तनाव झेलना पड़े और बदलाव की वजह से अनिश्चितता सी महसूस हो, पर यकीनन इसका लाभ होगा भैया। इसके आउटकम जो होंगे ना वो इतने बेहतरीन होंगे जो आपको मजा आएगा देख के। तो चलिए, हमारे कवि ने कहा है कि एक चैप्टर एक दिन में करना है, तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले अध्याय को लेके थोड़ी देर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। भगवान आपकी जिंदगी खुशियों से भर दे। थैंक यू।